किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, अब है संवहन। ठीक है, अच्छा चालक जो है ठोसों में होता है, इसमें होता है ठोसों में होता है। ठीक है, इसमें होता है ठोस में, क्योंकि ठोस के अणु जो है गति नहीं कर सकते, स्थिर होते हैं, पास पास होते हैं, चिपके होते हैं, इसलिए वे ऊष्मा का संचालन जो है एक अणु दूसरे को तीसरे को देता जाता है। अब है संवहन। संवहन में यदि आप देखेंगे, यदि एक बीकर ले लें, बीकर को आप पानी को गर्म करेंगे तो पाएंगे कि पानी जो है उबलने लगता है। क्या होने लगता है? उबलने लगता है। और ये उबलने का कारण क्या है? जब हम इस नीचे वाले हिस्से को गर्म करते हैं, है ना, बर्नर से गर्म करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, इसका ऊष्मा, बर्नर अपनी ऊष्मा किसको दे रहा है? नीचे वाले हिस्से को। अब ये जल का अणु उस ऊर्जा को लेता है और ऊर्जा को लेकर के ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसके जगह गैप बन गया, तो ये ऊपर इसका जो बगल वाला अणु है यहाँ पर आ जाता है, ये ऊष्मा लेता है, ये भी चला जाता है, ये जगह खाली हो गया फिर से। अभी उसका बगल वाला जो अणु है वो फिर से आता है और पुनः जो है ये क्रम चलते रहता है। और यह क्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि ऊष्मा का जो है समान रूप से, है ना, ऊष्मा तापमान समान ना हो जाए। लेकिन चूंकि नीचे में ऊष्मा जो है ज्यादा है और ऊपर में कम है, इसलिए क्रम चलते ही रहता है और जब धीरे धीरे उबलने लगता है। तो ऊष्मा के संचरण में संवहन में क्या आता है? संवहन। आइए ऊष्मा लीजिए, है ना, और जाइए, आइए ऊष्मा लीजिए, जाइए और चलते जाइए। एक क्रम से लाइन से अणु आते हैं, ऊर्जा लेते हैं और क्रमशः जाते हैं। तो इस प्रकार की विधि को, इस विधि को, ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। संवहन, ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, क्या चीज? ट्रांसपोर्टिंग। आइए ऊर्जा लीजिए और चले जाइए, तो संवहन कहलाता है। ठीक है, तो यह विधि किसमें होता है? अक्सर ठोसों में। यह विधि जो है द्रव में होता है। इसमें होता है द्रव में और गैस में होता है। इसमें होता है द्रव और गैस में। आपके पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 37, इसमें पृष्ठ क्रमांक 37 में इसका विस्तार से जो है दिया गया है, उसी को मैं आप पढ़ेंगे। उसमें एक चित्र दिया है थल समीरण जल समीरण का। जब दिन होता है, नदी के किनारे या रेगिस्तानी हिस्से होते हैं, समुद्र के किनारे, तो रेत बहुत तेजी से गर्म होती है। तेजी से गर्म होकर के हवा, है ना, गर्म होती है, हल्की होकर ऊपर उड़ती है, और जल जो है लेट से गर्म होता है, इसलिए वो भारी रहता है। उसका जो हवा रहता है जो वहाँ पर जल के ऊपर उपस्थित है। अब दिन के समय जो हवा जब ऊपर उड़ती है, तब उस हवा को भरने के लिए समुद्र के ऊपर या नदी या तालाब का जो वायु है वह भारी होने के कारण नीचे चलता है, और जो है जमीन का हवा ऊपर चलता है। ठीक है, दिन के समय। अब जब रात होता है तो रात के समय रेत बहुत जल्दी जो है ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण वायु भी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो जल है वो तो गर्म है, अभी भी उसका वायु, है ना, भारी हो गया है। तो क्या होता है, जो रेत है, रेत जो है ठंडी हो गया, तो उसको वहाँ पर उपस्थित जो वायु है वो भी ठंडी हो गया और ठंडे होकर के नीचे बढ़ गया, जबकि जो जल है अभी वो गर्म हो गया, पूरे दिन भर में गर्म होकर के ऊपर उठ गया। ठीक है, तो अब रेत से के ऊपर का वायु जो है अब जमीन से जल की ओर चलती है। दिन के समय, है ना, दिन के समय जल से थल की ओर, जल से थल की ओर, और रात के समय जो है थल से जल की ओर चलती है। कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे जल समीरण और थल समीरण। तो समुद्र किनारे जो जगह है, नदी किनारे, झील किनारे हैं, उन जगहों में वायु के चलने का कारण एक ये भी है, वायु को गतिशील प्रदान करते हैं। अब है विकिरण। कौन सा? विकिरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सरल और सिंपल है। तीसरा जो है, यह विधि जो है गैसों में पाई जाती है। जो हम लोग पढ़े संवहन, यह किसमें पाई जाती है? द्रव और गैस में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? द्रव और गैस में जो है पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संवहन। संवहन बहुत ही सरल है। संवहन जो है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है ना। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। आप धूप में निकलेंगे तो आपको गर्माहट का एहसास होती है। तो इन दोनों के बीच न तो ठोस है और इन दोनों के बीच न तो द्रव है न तो गैस है। तो फिर कैसे मिल गए उसमें बिना माध्यम के? तो वस्तु जो है, ऊर्जा जो है का तीसरा विधि है वह है विकिरण। क्या चीज?
विकिरण। विकिरण के द्वारा वस्तु जो है अपनी ऊष्मा को दूसरे पदार्थ तक पहुंचाता है। जैसे सूर्य जो है अपनी ऊष्मा को हम लोगों को जो है सूर्य जो है पृथ्वी तक अपनी ऊष्मा को सीधी रेखा में बिना किसी माध्यम के प्रवाहित करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में प्रवाहित करता है। जैसे दिया है, चिमनी है ना, आग जल रहा है तो आप ठंडी के दिन में सेकाई करते हैं, आप दोनों के बीच कुछ नहीं है, फिर भी उसमें आपको प्राप्त होता है। तो ऊष्मा संचरण की सबसे आसान और सरल विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है? सबसे आसान और सरल विधि है। इसके अतिरिक्त विकिरण के द्वारा जब किसी वस्तु की सतह पर ऊष्मा पड़ती है तो वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। तो जो पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करती है उसे अवशोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशोषक कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करती है और तब तक करते रहती है जब तक कि वह उसे उत्सर्जित करने में सक्षम ना हो जाए, मतलब उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी ना हो जाए। एक सीमा के बाद जब वह ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, उसके पश्चात वह ऊर्जा को, जब वह उसकी क्षमता, धारण क्षमता कम हो जाती है तो वह ऊष्मा को उत्सर्जित करने लगती है। जैसे आप कपड़ा को सुखाते हैं तो आपका जो कपड़ा है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, और धीरे धीरे से उसमें से जल निकलने लगते हैं, वाष्पीकृत होने लगते हैं और कुछ समय पश्चात जब कपड़ा पूरा सूख जाता है, धारण क्षमता कम हो जाता है तो वह ऊष्मा को निकालने लगती है। जैसे पृथ्वी की सतह पर है ना, जब सूर्य का प्रकाश आता है सुबह के टाइम में तब आपको गर्मी का अनुभव कम होगा, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी की जो सतह है, मिट्टी है, भवन है, सब ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे के बाद धीरे धीरे आपको गर्मी का एहसास होने लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ऊष्मा को धारण करने में सक्षम नहीं है, वह धीरे धीरे ऊष्मा को निकालते रहती है। और यही कारण है कि हम सब चीज के ही कारण पृथ्वी पर जीवित है। अन्यथा यदि पृथ्वी ऊष्मा जो है अवशोषित तुरंत उत्सर्जित करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और बहुत जल्दी है ना अवशोषित करते ही रहेंगे तो ठंडी लगने लगेगी। फिर इसी में है अवशोषक, फिर उसी में उत्सर्जक आता है। क्या आता है? उत्सर्जक। जो वस्तु ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वही उत्सर्जक भी होते हैं। जैसे काले रंग के कपड़ा को यदि सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो वह सूर्य के प्रकाश को सबसे अच्छा अवशोषित करता है। लेकिन कुछ देर बाद देखा गया है कि यदि उसको आप कुछ देर बाद देखा गया है कि वही सबसे अच्छा ऊर्जा को परावर्तित भी करता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आप एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए और एक काले कपड़ा रख दीजिए, दोनों को समान समय के लिए आप धूप में रख दीजिए, उसके बाद एक कमरे में लाइए और कमरे को पूर्ण रूप से अंधेरा कर दीजिए और आप देखेंगे कि काले रंग का कपड़ा चमकने लगता है ना। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्यों चमकने लगता है? क्योंकि जो काले रंग का है उसने ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है, अपने में पूर्ण रूप से धारण कर लिया है। अब जब आप उसे अंधेरे कमरे में लाते हैं तो धीरे 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 उसमें से ऊष्मा निकलते रहता है, जिसके कारण वह प्रकाशवान या है ना उदयमान या चमकता हुआ हमको प्रतीत होता है। तो किसी वस्तु के जो है ऊष्मा को अवशोषित और उत्सर्जित करने की क्षमता निर्भर करते हैं वस्तु के है ना प्रकृति पर। किस पे? प्रकृति पर और दूसरा उस पर निर्भर करती है सतह पर। प्रकृति पर कैसे? जैसे ठोस सतह है ना, लोहा हो गया, जितने भी धातु हो गए तो ऊष्मा को जो है बहुत कम अवशोषित कर पाते हैं, ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाते। लेकिन उसी की जगह पे यदि जल है, पारा है, जो द्रव है ना, वो ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करते हैं। यही कारण है कि जो नदी का पानी, समुद्र का पानी जो है लेट से गर्म होता है क्योंकि उसकी अवशोषण क्षमता ज़्यादा है, जबकि जो पृथ्वी की सतह है ना, ठोस वस्तु है, वह जल्दी जो है अवशोषित करता है, जल्दी छोड़ने लगता है। इसके कारण जो है समुद्र का पानी लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है ना। यही कारण है कि समुद्र के किनारे जो आसपास बसे शहर हैं वो जो ना तो एकदम ज़्यादा गर्मी आता है ना तो ज़्यादा ठंडी, क्योंकि पृथ्वी जो जल की धारण क्षमता है ना, वह लेट से अवशोषित करने की और लेट से छोड़ने की होती है। धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे छोड़ता है। इसके विपरीत जो है जमीन जल्दी अवशोषित करता है, जल्दी छोड़ता है। सबसे जैसे रेगिस्तान में जो है बहुत जल्दी है ना अवशोषित करता है, बहुत जल्दी छोड़ने लगता है। इसलिए वहाँ रात के समय उतने ही ज़्यादा ठंड होता है, जितना दिन के समय ज़्यादा गर्मी उतने ही रात के समय ठंडी होता है।
फिर है सतह पे, यदि सतह चिकनी और खुरदुरी है तो वह ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाएगा, परावर्तित कर देगा, है ना। लेकिन यदि खुरदुरा है, क्या है, खुरदुरा है ना, तो वह ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करता है। यही कारण है कि आजकल घर के बाहर में जो है ना भाई, देखा जाता है कि प्लास्टिक कलर लगा देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है पड़े तो शाइनिंग करके टकरा जाए, ज़्यादा अवशोषित ना करे, ठीक। इसके कारण जो है दीवार का तापमान कम बना रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, है ना, अभी ऊष्मा के बारे में पढ़ा कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। और इसके संवहन के, इसके जो है संचरण के प्रकार, तो ऊष्मा का परिभाषा याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका मान याद कर लेंगे कि 1 जूल में कितना होता है ना, 1 कैलोरी में कितना होता है। साथ ही साथ जो ये 3 जो विधियां हैं, कभी कभी 1 नंबर में तो कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कि ऊष्मा संचरण की विधियों को लिखिए, ऊष्मा संचरण विधि के कितने विधि हैं लिखिए। सबसे ज़्यादा इसमें आता है विकिरण। तो विकिरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अनिवार्य रूप से अपने कॉपी में याद कर लेंगे। आपकी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक है ना 36 और 37 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।